वालेकुम सलाम। honorable participants, हम वैसे तो प्रेसिडेंट कंपोजिशन को ही डिस्कस कर रहे थे और हम प्रेसिडेंट कंपोजिशन पे ही वापस चले जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करना बेइंतहा जरूरी है। उनमें से आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्या है आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन? क्यों जरूरी है आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन को डिस्कस करना? क्या होती है आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन? और तो आज का ये सेशन हमारा नागजीर है, इन एविटेबल है, इंडिस्पेंसिबल है कि हम सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ये है क्या दर हकीकत, तो क्यों जरूरी है हमारे पास। जब भी हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हमारे पास एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है। लेकिन ऐसा क्या है इस आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन में कि जिसकी वजह से हमारा एग्जामिनर जो है वो धड़ाधड़ हमें फेल कर देता है? ऐसा इसमें क्या हो जाता है आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन के अंदर? मैं आज अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा एक इंडिविजुअल इवैल्यूएशन सेशन है, मैं उसे देख रहा था। तो मैंने 3 पेपर चेक किए और तीनों में कोई स्टूडेंट पास नहीं हो सका। इनफैक्ट जब हम पीएमएस के पेपर चेक करते हैं, एक्चुअल पीएमएस के पेपर्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तब भी आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो बहुत मेजर जो है वो स्टूडेंट्स को ली बैठती है। सो ये आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है किस चीज का नाम, और क्या वजह है कि हमारे एग्जामिनर ने इतनी लंबी चौड़ी बातें लिख के दे दी हैं और स्टूडेंट्स A B C Z इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी नहीं समझ पाते हैं कि दर हकीकत कहानी है क्या इंग्लिश ऐसे को पास करने की। और क्या वाकईन इंग्लिश ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पास नहीं किया जा सकता, या इसको हम लोगों ने कर करके और प्रैक्टिस से दूर हो के इस तरह से बनाते चले गए। बट अगर आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक सिंपल सा, इंतहाई सादा लफ्जों में अगर मैं समझा सकूं, ऐसे राइटिंग है ना कि ऐसे रीडिंग है। और ऐसे तभी आता है जब आप लिखते हो। अब आप लिखते नहीं हो तो आप खुद को तो बहुत अच्छे से तसल्ली दे रहे हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है। जब तक आपका कोई इवेल्युएटर नहीं है, जब तक इवेल्युएशन से नहीं गुजर रहा, तब तक आप इस स्किल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। आप धोखा खुद को दे सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं ये स्किल आएगी नहीं, और उसका कोई दो राय है नहीं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। लेकिन ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है? हमारे बहुत से स्टूडेंट्स अगर ये बात समझ पाते हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो शायद हमारे एग्जामिनर को इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स में ये बातें बताने नहीं पड़ती। उसे ये समझाना ना पड़ता कि आपने अपना ऐसे किस्सा से शुरू करना है। उसे ये ना बताना पड़ता कि अप्रोप्रिएट वोकेबलरी क्या है। उसे ये ना बताना पड़ता कि आपके पास रेलिवेंट थॉट किसे कहते हैं। उसे ये ना समझाना पड़ता कि लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। ये सब की सब वो चीजें हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनर ने दे दी, बता दिए। उसे ये ना बताना पड़ता कि आपके ऐसे में कोहेजन नहीं होता, आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होते, आपके पास जो है लॉजिकल प्रेजेंटेशन नहीं होती। मैं आज जिस चीज पे बात कर रहा हूँ वो है आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। और यही बात आपके ऐसे के अंदर आपके एग्जामिनर ने भी यही कहा कि स्किलफुल एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, और मैं इसी को हिट करने जा रहा हूँ, मैं इसी को समझाना जा रहा हूँ। और अगर आज का लेक्चर आप ढंग से देख लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो और इस नीयत से देखते हो क्या है मुझे ये आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन को समझना है, तो इंग्लिश ऐसे को फेल होना तो दूर की बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो ले लोगे। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी घोल के पिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि बहुत सी चीजें समझाई जाएंगी, बड़ी आसानी से आप समझ सकोगे। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पर्टिकुलर सी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहला टास्क है। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने जहाँ पे स्टडी करते हो वहां पे अपने सामने लगा लीजिएगा।
अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो। ये ए से शुरू होते हुए क्यू तक जाते हुए ये सारे के सारे वो रूल्स हैं जो आप कभी भी ना तो डिफाई कर सकते हो ना ही इंसर्ट सकते हो। अब आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, चलो पहले नंबर पर बात करते हैं आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन में। और आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन की बात यह है कि देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात को एक बेहतरीन अंदाज से इफेक्टिवली समझा पाया और इस तरह से समझा पाया कि आपको मेरे टॉपिक की समझ आ गई, तो ये मेरी आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है। यानी मैंने मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया और अपनी बात मैंने सीधी सादी बात जो है वो उसको दलाइल के साथ आपको समझा दिया। ये आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है। और इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है हमारी थीसिस स्टेटमेंट, जो कि क्लियर थीसिस स्टेटमेंट है। जब मैं पीएमएस के पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी पेपर्स में एस्पिरेंट की मिलती है वो आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन। कमीशन की तरफ से बड़े वाज़ेह रिकमेंडेशन हमें मिलते हैं और वो कुछ इन्हीं रिकमेंडेशन से मिलती जुलती होती हैं जो आपके सामने है। यही सारे के सारे रिकमेंडेशन और इन्हीं के मुताबिक हमने लेकर चल रहे होता है। क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, कुछ लफ्जों पर गौर किया करो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ मैंने थीसिस स्टेटमेंट ही लिखना चाहा। कुछ ना कुछ वजह जरूर थी कि मैंने यहाँ पे क्लियर का वर्ड ऐड किया, क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। अब एक चीज आप सबको पता है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो सेंट्रल आर्गुमेंट है। लाखों दफा आपने सुना समझा, आपके माइंड में आ चुका है। आपको ये भी पता है कि थीसिस स्टेटमेंट कंसाइज है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेरे आइडियाज को क्लियरली जो है वो बताता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सिंपल सा ऐसे जिसको पढ़ने के बाद उसको सिर्फ हम आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन, कोहेजन या फ्लो की वजह से क्रॉस कर देंगे। अगर ऐसा पैराग्राफ मेरे सामने पेपर में आता है या किसी भी एग्जामिनर के सामने पेपर में आता है, तो वो इसको बिला झिझक क्रॉस कर देगा और आप समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये क्रॉस हुआ तो हुआ क्यों, जबकि उसने इंग्लिश से बिल्कुल ठीक लिखे थे। चलिए एक दफा पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम तमाम चीजों को ढंग से आंसर कर सकें। देखिए, there are many benefits to exercising regularly. People who exercise often feel better and have more energy. Exercise can also help people maintain a healthy weight and reduce the risk of certain diseases. Additionally, exercises can improve mental health and reducing stress and anxiety. Overall, exercise is good for both physical and mental health. बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन एक चीज की कमी है और वो है आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन या प्रॉपर आर्गुमेंटेशन। जो बातें हैं वो बड़ी सतही बातें हैं, वो बड़ी सादा सादा सी बातें हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सुपरफिशियल सत्ता पे रहते हुए किसी ने हमें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं कर पाया। शायद हमें इस लेवल पे सीएसएस या पीएमएस का या जुडिशरी के एग्जाम्स को लिखते हुए ये वाली लैंग्वेज हमारी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यही आपका एग्जामिनर जब यहाँ पे कहता है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है वो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मुश्किल मुश्किल लैंग्वेज को इस्तेमाल करो। वो ये समझाना चाहता है कि आप में रेलिवेंट थॉट्स हो और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीज को मैन्युफैक्चर करनी, ताकि आपके लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट में नजर आ सके। तो देखने की कोशिश करते हैं, बात वही है। लेकिन यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। चलो मैं और सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने कहा कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, ये एक सुपरफिशियल बात है, सादा सी बात है, सती सी बात है। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि मैं एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, जो कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और सेकंड इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर या सुपर पावर चाइना का बॉर्डर है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। अब मुझे समझाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने कही वो मेरी आर्ग्यूमेंटेटिव थी, जिसमें मैंने दलाइल के साथ बात की। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ सका जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये रेगुलर एक्सरसाइजेज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। अब देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। पहले, फर्स्टली, एक्सरसाइज नॉट ओनली enhances फिजिकल फिटनेस बट also significantly boosts एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे मोर ओवर अगला स्टेप, इसके बाद इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चला जाएंगे। जबकि ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या था, देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू एक्सरसाइजेस रेगुलरली, पीपल हु एक्सरसाइज। ना तो किसी किस्म की कोहेजन थी, ना किसी किस्म की हमारे पास ट्रांजिशन थे,
और ना ही हम एक आइडिया से बिल्कुल स्मूथली दूसरे आइडिया की तरफ चल रहे थे। इसे कहते हैं कि जब हम प्रॉपर आर्गुमेंटेशन के साथ मूव करते हैं तो हमारा पैराग्राफ, हमारी कोहेजन या हमारी आर्गुमेंटेशन स्ट्रेंथन होती है। अगर अभी तक ये बात समझ में नहीं आई तो थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट आप जानते हो कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, यानी पहले पैराग्राफ के एंड पे होती है। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट देखने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल एक्सरसाइज इज गुड फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसी को हम प्रॉपर पैराग्राफ के एंड पे देखते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर incorporating regular exercises into one's routine is indispensable for achieving optimal physical and mental health। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जो नॉन आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ है वो सिर्फ चीजों की लिस्ट दे देता है, और वो यही आप अपने पेपर में मोस्टली करते हो। आप अपने पेपर में लिस्ट बता देते हो एक्सरसाइजेस की कि ये है, लेकिन हमें वो लिस्ट नहीं चाहिए होती है। अगर आप किसी चीज के बेनिफिट्स पे, पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर पावर है, अगर आप इस पर बात करोगे या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे या हाइब्रिड रिजीम पे, करप्शन पे, किसी चीज पे भी बात कर लोगे, अगर आप सिर्फ लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते चले जा रहे हो और आपका कोई अपना क्लियरली सेंट्रल क्लेम नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जिसे आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसे जस्टिफाई कर सको, तो इट मीन्स कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ नहीं है। आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ का मतलब यह है कि आपके हर पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट नजर आने चाहिए। आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए जिन्हें आप फॉलो करते हो और आप अपने रीडर को गाइड करते हो परसुएसिव डिस्कशन के साथ। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने दो पैराग्राफ लिखे। इसमें मैं अपने रीडर को, पढ़ने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सरसाइज नॉट ओनली इनहेंसेस फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली बूस्ट एनर्जी लेवल। जबकि ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने कहीं पे भी अपने रीडर को कन्विंस नहीं किया। क्या मैं ये समझा पाया हूँ कि आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन में और हमारी थीसिस स्टेटमेंट का क्यों जरूरी है कि वो टू द पॉइंट हो और बड़ी स्पेसिफिक हो, और हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। अगर ये पहला स्टेप समझ में आया तो इसका मतलब है हम आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन की सीढ़ियां चढ़ते चला जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 24 के जो ये समझ पाए हैं कि हमारे पास आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन दरअसल पैराग्राफ्स में स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मूव करना और आर्ग्यूमेंट के साथ मूव करने को कहता है। आई एम हैप्पी कि सिर्फ फजीला खलील ऐसे हैं जिन्हें समझ में आ रहा, दो लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में आया, तीन लोग। आई एम हैप्पी कि थ्री पीपल आर देयर। चलिए अब इसके दूसरे स्टेप पे चलते हैं। आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन में दूसरा स्टेप आपके पास आता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। हमारे स्टूडेंट सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये सर, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। यार देखिए, हर वो चीज, हर वो किताब जो आपको प्रिंट होके मिलती है या जो आपके पास मार्केट में छप के आ जाती है, जो प्रिंटेड वर्जन होता है, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच है। आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब यह है कि आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें आप अपने रीडर को जो है वो गाइड करते हो कि किस तरह से मेरा आर्ग्यूमेंट आगे चले। सादा लफ्जों में बात करें तो आपके पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपके रीडर को ये पता चलता है कि पहले ये बात हुई, दूसरे नंबर पे ये बात हुई, और हर बात को आपने किसी न किसी आर्ग्यूमेंट के साथ या किसी न किसी डिटेल के साथ सपोर्ट किया। ये बात अगर अभी समझ में नहीं आई तो एक एग्जाम्पल देखते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। मान लो मैंने एक एस्पिरेंट का पेपर पढ़ा, पीएमएस का पेपर उसने अटेम्प्ट किया और उसके पेपर में लिखा, रीडिंग बुक इज अ गुड हॉबी। Books can be very interesting and provide a lot of knowledge. Many people enjoy reading fiction while others prefer non-fiction. Some people read for entertainment while others read to learn new things. Overall, reading is a beneficial activity and many people enjoy it. अब कहने को तो ये बातें आपकी नज़र में सारी की सारी ठीक हैं। ये 3 से 4 लाइनों में लिखा हुआ जो एक पैराग्राफ में नहीं बनता है, अगर आपको मैं कहूँ कि आप इवेल्युएट करें तो शायद आप 10 में से 10 नंबर इस एस्पिरेंट को दे देंगे, इसने तो बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन कोई ना कोई तो वजह है जो 98% लोग ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो ये वही वजह है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखो, सादा बातें आपके ऐसे में कबूल नहीं है। सादा बातों का मतलब हरगिज भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी को यूज करना नहीं है। सादा बातों का मतलब यह है कि वो बातें जो आप किसी दलील के बगैर करता। सादा बातों का मतलब यह है कि जो आपकी आर्ग्यूमेंटेशन की झलक जिसमें नहीं नजर आती है।
अब जरा समझने की कोशिश कीजिए जरा। रीडिंग बुक इज अ गुड हॉबी, यहीं पे हमने हॉबी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी लाइन को जब हमने आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड में लिखने की कोशिश की, रीडिंग बुक इज एन इनवैल्यूएबल हॉबी दैट फॉस्टर्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अगर थोड़ा सा गौर करें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई आइंस्टाइन का कोई रॉकेट साइंस या कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर दिया हमने। सादा सी बात है कि किताब में पढ़ना एक इनवैल्यूएबल हॉबी है, और इसको पढ़ने से दिमागी और पर्सनल यानी आपकी शख्सियत जो है वो बेहतर होती है। अगर आप अपने पेपर में if you're writing down just simple sentences, you're mentioning reading books is a good hobby, but you are unable to support your arguments, support your statements with any details, with any arguments. Remember one thing: this is not a requirement of your examiner, and your examiner is going to cross that particular piece of literature. No matter what, no matter how, no matter what do you think about your submission, but it is a piece of trash for your examiner if you are not following these steps. तो भाई सादा सी बात है, वो कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। किताबें पढ़ना जरूरी है, अच्छी हॉबी है, किस लिए जरूरी है ये बता दो, एक वजह दे दो उसको, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसको बता दो कि इसलिए जरूरी है कि ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। बुक्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज। अब अगर ये बातें जो बुक्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज, इसी को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर लो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से शुरू हो जाओ। Firstly, books are rich source of knowledge, offering insight to a diverse subject. आप कुछ भी कर लो कि पहले नंबर पे बात यह है कि किताबें ना सिर्फ दिमागी तौर पर बेहतर बनाती हैं, बल्कि एक अच्छा जो है वो टाइम पास साबित होते हैं। दूसरे नंबर पे अपनी जो बात करोगे उसको किसी न किसी एग्जाम्पल से सपोर्ट करो। याद रखो, आप अपने पैराग्राफ को डेवलप करते हो, तीन तरह से पैराग्राफ की डेवलपमेंट होती है। अगर आज तक आपको ये नहीं पता है कि पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस होती है, दूसरे नंबर पे जो बाकी इसके अंदर लाइनें होती हैं वो इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, और जो एंड पे ये कंक्लूजन है, और एक पैराग्राफ की मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 10 लाइनें होती है, 10 सेंटेंसेस होते हैं। और टॉपिक सेंटेंस जो है, जो ये पहली लाइन है इसके अंदर और आखिरी यानी जो कंक्लूजन है इसके अंदर एक रेलिवेंस नजर आनी चाहिए। अगर ये रेलिवेंस नजर नहीं आती है तो इसका मतलब ये पैराग्राफ नहीं है। अगर ये बातें नहीं पता तो नोट कर लीजिए अपने पास और इनको मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। हमें आज तक आप जो चीजें सीखते आए हैं, जो पढ़ते आए हैं, वो एकेडमिक ऐसे था। वो एक ऐसा ऐसे था जिसने यूनिवर्सिटी के इम्तहान से या आपको कहीं से सिर्फ सीजीपीए निकाल के पास करना। आपकी कमीशन को डिबेट्स चाहिए, आपकी कमीशन को आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, आपकी कमीशन को आपकी पढ़ी लिखी बातें नजर आनी चाहिए। वहां पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज का मसला इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। यू विल हैव टू प्रूव इट कि करप्शन का लेवल क्या है। आपने रिसर्च पेपर जो पढ़ रखे हैं उनसे सपोर्ट कीजिए, मेंशन कीजिए कि किस तरह से आपने ये बात कर दी कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज्यादा है। क्या आपने कोई इकोनॉमिस्ट पढ़ा, कोई डॉन देखा, आपने कौन सा रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, आपने कैसे कह दिया कि ये करप्शन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है? कोई कोई ना कोई एग्जांपल, या आप सो के उठे और आपको सुबह याद आ रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा है, तो एक अच्छा सबमिशन जो है, एक पीस ऑफ लिटरेचर, वो तो एक सबूत मांगता है। उसके लिए तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसी को हम आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन कहते हैं। सो दूसरे नंबर पे हमारे पास एक सादा सी बात जो है वो है प्रॉपर। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये हमारे पास आज की फैक्ट बुक में मौजूद है, मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ, ये आपके ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही शेयर होती है। इस फैक्ट बुक को अगर आप थोड़ा सा और से देखो तो 28 मई के अंदर जो फैक्ट थे, पैराग्राफ को बनाना सपोर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए इसके अंदर कितने फैक्ट्स हैं वो ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको आपके टॉपिक को सपोर्ट करता है। ना सिर्फ ये, हमने अपनी फैक्ट बुक के अंदर वो आर्टिकल्स भी डायरेक्टली पेश कर दिए आपके लिए कि आपको ये पढ़ना था। मीथेन मूवमेंट जो है इसको एज इट इज पेश कर दिया ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है। एक महीने के एंड पे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 4 आर को फॉलो करो। 4 आर। सबसे पहले रिकॉल करना सीखो, रीड करो, रीड करो, रिकॉल करो, रिवीजन करो, और फिर उसके बाद रिविजिट करो। जब तक आप 4 आर 4 आर रूल फॉर्मूला
फॉलो नहीं करते हो, ना रीड करते हो, ना रिकॉल करते हो, ना रिविजिट, ना रिवीजन, तब तक चीजें याद नहीं रहती हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से, अगर आप सिंपली ये कह दो कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो क्लाइमेट चेंज के अंदर सिर्फ 1% से भी कम है, हाउ यू कैन सी, ऐसा जर्नल है, कौन सा रिसर्च पेपर था, कौन सा न्यूज पेपर था जहां से आपको ये मालूमात मिली? यहाँ पे आप विदाउट एनी रेफरेंस बात नहीं कर सकते, और अगर आप बात करते हो तो फिर आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए कि आपका एग्जामिनर आपको 30-32 पे फेल करता था, क्योंकि यही तो बात उसने अपने पेपर के स्टार्ट में लिख दी भाई। हम लोगों का दूसरा मसला ये है कि हम लोगों ने कभी अपने पेपर के टॉप पे जो बातें लिखी होती हैं हम उनको भी नहीं पढ़ते हैं, और ये बिल्कुल सच है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्होंने नहीं देखा होता कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है। पेपर के टॉप पे उसने लिखा होता है कि मुझे आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन चाहिए आपसे। मैं पास्ट पेपर्स की पूरी फाइल आपके सामने खोल देता हूँ, देखिए जरा। उसने क्या लिखा? उसने कहा कि कम्प्रिहेंसिव ऐसे मुझे देना है, तो उसने कहा मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ना एक्सपोजिशन का पता, ना आर्ग्यूमेंटेशन का पता, ना डिस्क्रिप्शन का पता, और ना नरेशन का पता। और उसके बाद उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि भाई मैं नंबर नहीं दूंगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट या क्लैरिटी के साथ नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसको भी फॉलो नहीं करते हैं, और फिर हम सिस्टम को ब्लेम कर रहे होते हैं, यार एग्जामिनर ने हमें फेल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इन चीजों को समझने की जरूरत है, और अगर ये समझोगे तभी बात आगे बनेगी। तो हमारे पास जो है आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन में सबसे पहले मैंने बताया, आपने अपनी क्लियर थीसिस स्टेटमेंट और फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे है कि फर्स्टली बुक्स आर रिच सोर्स ऑफ नॉलेज, जबकि यहाँ पे हमारे पास ना कोई फर्स्ट है, ना कोई सेकंड है, ना कोई थर्ड है। क्या सेकंड पॉइंट की आपको समझ में आ सके कि लॉजिकल स्ट्रक्चर है क्या? क्या पता चल सका कि किस तरह से हम मूव करना चाहिए हमें, और किस तरह से उसने एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट किया। फॉर इंस्टेंस, फिक्शन enhances empathy and imagination by allowing readers to experience different perspectives and culture. On the other hand, fiction provides, अब ये सब की सब चीजें हमें बताती हैं, समझाती हैं कि दिस इज आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन, और ये आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन की दूसरी चीज है लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो, लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पढ़ने वाले को पता चल गया कि आपका आर्गुमेंट है क्या। पढ़ने वाले को ये पता चला, और आपने जो बात की उसके लिए एग्जाम्पल या कोई ना कोई एविडेंस दिया। मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि न्यूज़पेपर डेली जरूर देखा करो। कोई सा अच्छा पेपर, जिसमें डॉन हम रिकमेंड करते हैं। डॉन में आप दो तरह से आपको न्यूज़पेपर फायदा देता है। एक तो आपकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश ठीक हो जाती है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो फिर असगर भाई की तरह आपकी इंग्लिश हो जाएगी, फिर आप डन को डॉन लिखेंगे। ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट असगर भाई। और दूसरे नंबर पे आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये फायदा पहुंचता है कि आपको रिपोर्ट्स, रिसर्च आर्टिकल्स और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो शायद आपके नोटिस में पहले नहीं होते हैं। डॉन को डेली बेसिस पे देखने से रिसर्च आर्टिकल्स पता चलता है आपको, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में आर्टिकल्स के बारे में पता चलता है आपको, ये पता चलता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। और आपकी आसानी के लिए हम तो सारे फैक्ट्स निकाल देते हैं ना, इसमें आपको पता चलता है कि यार 2020 तक जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए 11.6 बिलियन रिजर्व किए गए थे। 2022 में 13.7 है, 2030 तक 48 बिलियन तक बात जाएगी। तो इसलिए न्यूज़पेपर को रोजाना देखा था। अब तीसरे नंबर पे इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, और ये तब तक नहीं आ सकेगी जब तक आपकी रीडिंग वैस्ट नहीं है, जब जब तक आप अच्छी ढंग की किताबें और रिसर्च आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हो। बाय द वे, रिसर्च आर्टिकल से मुझे याद आया कि मैंने लास्ट क्लास में 4 रिसर्च आर्टिकल्स रिकमेंड किए थे। हाउ मेनी आर देयर? कितने जीनियस लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो चारों के चारों पढ़ लिए थे? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी आर देयर अस्कर ने सबसे पहले पढ़े, और इनके अलावा फजीला खलील ने पढ़े, वेज, और जरा बताइए। फरीहा ने पढ़े, साकिब साहब ने थोड़े पढ़े, ओके, ग्रेट। बाकी लोग जो हैं, मैडम इंशा ने पढ़े, इकरा हयात साहबा ने पढ़े, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल।
मैं आपके साथ कुछ मजीद रिसर्च आर्टिकल्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आप अगली क्लास से पहले पढ़ के आओगे। ठीक है। इनमें से पहला रिसर्च आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस स्पार्क्स बिलियन लॉसेस फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट्स। ये 6 पेजेस का एक छोटा सा आर्टिकल है। मैं चाहूंगा कि कल के लिए पहला आर्टिकल तो ये होगा, इसको देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके है, रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन एंड बियॉन्ड। ये रिसर्च आर्टिकल आपको इतनी डीप इंसाइट देंगे कि आप अपने पेपर में आसानी से सारी की सारी चीजें बयान कर सकोगे। और वीकेंड के लिए जो मैंने आपके लिए आर्टिकल्स निकाले हैं वो रोड टू कूप 28 है, सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ये 3 रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो आप फॉलो करोगे, जो आप देखोगे। आई एम श्योर कि इससे आपको काफी हद तक चीजें समझने में मिलेंगी। मैं ये आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आपके क्लास का ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप। अच्छा जी, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन में तीसरी चीज है एविडेंस एंड सपोर्ट। देखो, जब भी जिंदगी में भी याद रखो कि आप जब ढंग से कोई बात करते हो, किसी भी जगह पे बात करते हो, तो अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस की जरूरत होती है। और सी एस एस पी एम एस के ऐसे में ये एविडेंसेस जो हैं वो आपको रिसर्च आर्टिकल्स से मिलता है। ये आर्टिकल्स जो हम डेली बेसिस पे आपको रिकमेंड करते हैं, जो 5 से 6 पेजेस आप पढ़ते हुए अपने पास रजिस्टर पे नोट कर लेते हो कि क्या क्या चीजें मुझे पेपर में मेंशन करनी थी, यही वो एविडेंसेस हैं जो आप अपने एग्जामिनर को देते हो। यही वो चीजें हैं जिससे आपके एग्जामिनर को पता चलता है कि यस यू हैव समथिंग इनसाइड। Yes, I'm reading the paper of a person who is not just writing something, he is hitting the nail in the coffin. अब हमारे पास जो है, जब एविडेंसेस आते हैं, चलिए एक जरा बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एस्पिरेंट का पैराग्राफ पढ़ा, और वो वाकईतन कुछ ऐसा ही पैराग्राफ था। मैं इसको पढ़ के इम्प्रेस नहीं हो सका, या मेरे पास जो कमीशन को की दी गई रेगुलेशंस है, जो उनकी की है, जो रिब्रिक है, उसके मुताबिक ये उस स्टैंडर्ड पे नहीं जा सका। आप देखिए, आप समझिएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू। Many people believe that it is caused by human activities. There are also some who think it is a natural process. Regardless of the cause, it is important to address the problem. If we do not, the consequences could be severe for the planet. अब मैंने जब इसको देखा तो मुझे सबसे पहला ऑब्जेक्शन मेरा मैनी पीपल पे था। आप अपने ऐसे के पेपर में कैसे मैनी पीपल की बात कर सकते हैं? यू नीड टू गिव अ नंबर। अब आपने ये मुझे बताया कि क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू। कितना सीरियस है? वाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट कि इमीडिएट है, मेरे पास ये डिलेड इशू है। चलिए, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन तो उठते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या किस वजह से? देर आल्सो सम हु थिंक, वीक स्टेटमेंट्स। ये कैसी बात हुई? देर आल्सो सम हु थिंक। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सम? सो हमारे पास एक वीक्स एक पैराग्राफ था, और अगर इसकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद ये सारे का सारा पैराग्राफ क्रॉस हो जाता है। अब वजह इसमें क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। इसके अंदर कोई किसी तरह से जो क्लेम किया जा रहा है उस क्लेम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। याद रखिएगा, आपके ऐसे में सबसे पहले उसने टॉप पे रखा हुआ है, और उसने कहा है कि आपने आर्ग्यूमेंटेशन एक्सपोजिशन ये फॉर्म्स यूज करने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, वैसे अगर आज तक आपने कॉम्प्रिहेंसिव की डेफिनेशन नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा, कि आपको पता चले कि कॉम्प्रिहेंसिव होता क्या है। फिर आपको समझ में आएगा, हाँ यार वो कुछ और मांग रहा है। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 70 नंबर हैं ऐसे में, उसने इसको कैसा लिखा? क्लाइमेट चेंज ड्रिवन प्राइमरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज एन अर्जेंट क्राइसिस दैट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन। आपके ख्याल में इन दोनों लाइनों के अंदर आपको कोई फर्क नजर आता है? एक ऐसा ऐसे जिसमें आर्ग्यूमेंटेशन के बगैर बात की जा रही है, और एक ऐसा हमारे पास पैराग्राफ जिसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ पॉइंट आउट किया जा रहा है जब कोई बात की जा रही है। यस और नो? क्या इसमें कोई डिफरेंसेस फील होता है इन दोनों लाइनों को पढ़ते हुए? क्या आपको फील हुआ कि डिफरेंस है क्या? अब यही पर नहीं रुकेंगे, हम आगे उसने कहा
मैनी पीपल बिलीव, पहले वाला मैनी पीपल की, और यहाँ पे तो दूसरी बात देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी। हजूरे वाला जब पैराग्राफ में ये रिपोर्ट का जिक्र आ गया, एग्जामिनर का माइंड जो है वो यहाँ पे चला गया 40+ पे। मैं बताता हूँ कि जब हम पेपर चेक करते हैं तो तीन पैरामीटर्स हमारे हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। पहले आपकी आउटलाइन बड़ी शानदार होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन, और तीसरे पे कंक्लूजन। ये वो चीजें हैं जो हमें कम से कम खींच के रखते हैं कि आपका पूरा ऐसे पढ़ना है तो आपका एग्जाम में आपका पूरा ऐसे का पेपर नहीं पड़ेगा, फेल करके आगे चला जाएगा। सो मेक इट श्योर आपका इंट्रोडक्शन, आपकी आउटलाइन और आपका कंक्लूजन, ये तीनों के तीनों आपने बड़े ढंग से और बड़ी समझ के लिखे हैं। और जब मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, कंक्लूजन चूंकि आपने एंड पे लिखना होता है, तो कम से कम उसके अंदर कुछ खराबी या कुछ चीजें जो है वो राइटिंग अमूमन लिखते लिखते वहां तक जाते हुए खराब हो जाती है। सो मेक इट श्योर तो उसको भी बड़ा सोच समझ कर लिखें। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, यहाँ पे क्या था, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे बताएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग fossil fuel and deforestation have contributed to a global temperature rise of approximately 1.2 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि आपके पास एक बच्चा रोते हुए आया और उसने कहा कि भाईजान मुझे एक बच्चे ने मारा है, या मुझे जो है वो कुछ बच्चे मिलकर मार रहे हैं। आपका सिंपल सा पहला क्वेश्चन होगा, यार वो कौन से बच्चे हैं, वो कहे मुझे ये नहीं पता लेकिन कुछ बच्चे हैं उन्होंने मुझे मिलकर मारा है। जब तक आप डेफिनेट बात नहीं करोगे, स्पेसिफिक बात नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा कि आपके पास आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन है। सो अगर आपने ये कहा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो बताओ कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। अगर आपने कहा कि हमारे पास ये मसला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, अब बताइए कि इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। सिंपल ये बात कहना काफी नहीं है। It is a natural process regardless of cause. It is important to address the problem. The consequences would be severe for the planet. मेंशन कीजिए अगर आपको कुछ राइटर्स के नाम पता है, डॉक्टर जेम्स जो हैंसन है उनका काम, आप बताइए। फिर इसलिए हमें ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज पे बात करना जरूरी है ताकि हम अपने प्लान को शेप कर सकें। एविडेंस के बगैर अगर हम अपने पैराग्राफ में बात करते हैं, अगर हम अपने पैराग्राफ के अंदर कोई क्लेम जो है वो कोई सपोर्टिंग क्लेम नहीं देते हैं, हम अपनी प्रेसिंग क्राइसिस के ऊपर बात नहीं करते हैं, कोई रिपोर्ट की बात नहीं करते हैं, कोई रेफरेंस नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनर की डिमांड थी ही नहीं जो हमने लिख दिया। अगर आपने जो टॉपिक्स तैयार किए जिस तरह से जो आइडियाज एंड आर्गुमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि उन्होंने कम से कम 15-16 के करीब थीम जो है वो तैयार किए, और उनकी हर फाइल के साथ मैंने दो चीजें अटैच की, तीन चीजें। एक वो किताबें जो वो अपने ऐसे के अंदर मेंशन कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे वो फैक्ट्स जो मेंशन कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे कोटेशन जो मेंशन कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि बात किस तरह से करनी है, और यही आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन। नंबर 4, इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप अपने पैराग्राफ में सिर्फ अपने ही दलाइल दिए जा रहे हो, जबकि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यानी एक अपोजिंग व्यू पॉइंट को डिस्कस ही नहीं करते हो, मेंशन ही नहीं करते हो, इसका मतलब है आप आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन यूज नहीं कर रहे हो। चलो इसे सादा करते हैं, आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक स्टूडेंट का पेपर पढ़ा, उस बच्चे ने बड़ा शानदार लिखा। चलिए मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और कि कितना शानदार लिखा। ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स। अब देखो, जब मैंने एज एन एग्जामिनर इसको पढ़ा तो मैं मैनी बेनिफिट्स पे आके रुक गया। हम लोगों को बाजू का फील होता है कि हमारे एग्जामिनर ने पता नहीं ऐसे ही क्रॉस कर दिया। अब मुझे मैनी बेनिफिट्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। आई एम श्योर कि अब आपको भी नहीं डाइजेस्ट होगा। ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स, शायद ये सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हो सकता था, शायद ये वैल्यूएबल बेनिफिट्स हो सकता था, शायद ये हमारे पास कुछ और सिनोनिम हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं यहाँ पे हो सकता। वेरी टफ।
इट इज फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट, ये एक अच्छी लाइन है, एक अच्छा सेंटेंस है. Allowing students to learn at their own pace and schedule. Additionally, online courses often less than traditional in-person classes. As a result, more people can access education and improve their skills. अब मैंने बताया कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ही बात की, आपने कम से कम कोई एक आध सेंटेंस काउंटर आर्ग्यूमेंट का भी ऐड कर देते तो क्या ही बात होती. एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 70 मार्क्स थे इंग्लिश ऐसे के पेपर में, उसने इसको कैसा लिखा. वो कहता है, while online education offers significant benefits such as flexibility and cost saving, it also faces criticism regarding its effectiveness compared to traditional in-person classes. एक चीज याद रखिएगा कि पैराग्राफ में जो भी उसने बात की, अब सिर्फ उसे काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात की है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को ही जो है वो लेकर चलेगा. उसने साबित अपनी पहली लाइन पे ही करना, पहली लाइन के बारे में ही वो बताएगा. अब इस लाइन को जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करना. देखो यार, मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि कुछ नए लोग हैं, शायद जुनेद साहब ने लिंक शेयर कर दिया है. जो नए लोग भी हैं ना, तो यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्रिप्शन की हमने कहना है कि ये कर लो, ना ही मैंने कभी अपनी क्लासेस में किसी को कहा कि यार ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इसका बड़ा बेनिफिट है. इंडिविजुअल किसी को मैं कह दूं अलग बात है. मेरे लिए इस वक्त ये समझाना जरूरी है, आप समझिएगा. ठीक है. Whoever you are, from where you are, it's not important, but what is important, आप इस आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन को समझिए और अपने पेपर पे अप्लाई कीजिए. जो गलतियां मैं बता रहा हूँ इनको नहीं कीजिएगा. सो बी अटेंटिव. हमें बाजू का ऐसा लग रहा होता है कि शायद कोई लिंक आ गया तो इसमें जो बात होगी वो ऐसे ही चलेगी, लेकिन इसको समझ लीजिएगा, ये काफी बेनिफिट देगा आपको. अब देखो, जब उसने पहले बात की कि ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेनी बेनिफिट्स, एक अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन की आर्ट ये है कि वो ये भी बताए इसके साथ तो जनाब, इसके साथ साथ इसके ऊपर कोई ना कोई क्रिटिसिज्म भी चलती है. इवन आपके पेपर में ही उसने बता दिया. एक पेपर में सीरियस उसने टॉपिक उठा लिया था कि ऑनलाइन एजुकेशन को, शायद 2023 का पेपर था, जिसमें उसने बता दिया था कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑल्सो मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस. अब ये वाला जो टॉपिक था ना, वो ये मान रहा था कि हर पैराग्राफ जो शुरू होता है ना, आप दोनों का कंपैरिजन करो और ये साबित करो कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट है. हर एक से जो है वो ये उठाओ और यहाँ पे चलो. सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कसूर है जो हमें 9 क्लास से जो सट्टा लगवाते हैं. हाँ चले, ये आपका एक रिस्पेक्टिव है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मुमकिन है ऐसा हो. अच्छा जी, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट. अब यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ उसी के फायदे, लेकिन यहाँ पे critics argue that online education lacks direct interaction between students and instructor that facilitates immediate feedback and personalized instruction. However, आप देख रहे हो, advancing technologies such as interactive video conferencing and AI-driven personalized learning platform are addressing these concerns. वो बेहतर से कर रहा है. और आखिरी लाइन देखना ना भूलिएगा इसके. Thus, despite its challenges, online learning remains a valuable and effective alternative to the traditional classrooms. हमारे पास जब भी पैराग्राफ लिखोगे, सादा लफ्जों में बताऊं तो उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट लाजमी होना चाहिए. और मैं दोबारा आपको एक बात बता दूं, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा. अगर ऐसे के अंदर कोई रेफरेंसेस नहीं है, कोई रिपोर्ट मेंशन नहीं है, सीधी सीधी सादा सादा सी बातें कर रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन ये बातें एफपीएससी की, पीपीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है. देखो, उसे आर्ट ऑफ, यार मैंने बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम ये चीजें नजर आनी चाहिए. अब जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, काउंटर आर्गुमेंट के बाद मैंने बता दिया कि काउंटर आर्गुमेंट का मतलब यह है कि आप जो दूसरे क्रिटिसिज्म है उनको भी समझते हो और देखने की कोशिश करते हो. अ, अब हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस. बहुत से स्टूडेंट जब क्रिटिकल एनालिसिस का नाम ही सुनते हैं परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं सर ये कितना मुश्किल सी बात है. अच्छा, ये क्रिटिकल एनालिसिस बड़ी सीधी सादी सी बात है. जो जो आपने अपने पेपर में एविडेंसेस दिए, जो जो रिपोर्ट्स आपने दी, जो जो सोर्सेज आपने उसके अंदर मेंशन किए, अब आपने सिर्फ उन सोर्सेज का एनालिसिस देना है.
आपने ये बताना है कि ये थीसिस को कैसे सपोर्ट करता है। चलो एक पैराग्राफ देते हैं, देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, रिन्यूएबल renewable energy sources are becoming more popular. Wind and solar energy are being used more frequently because they're clean and sustainable. Many countries are investing in these technologies to reduce their carbon footprint. As a result, renewable energy is expected to play a larger role in the future. ये हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस के बगैर था, लेकिन जैसे ही हमने क्रिटिकल एनालिसिस अप्लाई किया इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आप जो जो बात कर रहे हो, आप जो जो सोर्स मेंशन कर रहे हो, उस सोर्स के बारे में कम से कम आपने एक से दो लाइनें मेंशन कर दो। मैंने जितने पैराग्राफ्स लिखे जिनमें मैंने आपको समझाया कि आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन क्या है, उन तमाम के अंदर आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, उसमें रेफरेंसेस नजर आएंगे। उन तमाम के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी, और वो ये चीज होगी कि वो अपने टॉपिक के मुतालिक रेफरेंसेस उसमें शामिल होंगे। सो विदाउट रेफरेंसेस, ये क्यों रिसर्च आर्टिकल्स में रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको पढ़ते हैं, मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप इसको जो है वो पढ़ के आइएगा। क्यों मैं ये कहता हूँ कि ये जो चार्ट्स है इन्हें समझ के आइएगा, इन्हें जरा देख के आइएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीजें मूव करती हैं। क्या रीजन है? ताकि आप जब बात कर सको तो आप रेफरेंसेस के साथ कर सको, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से चीजें मूव करती हैं, ताकि आप अपने एग्जामिनर को जब भी कोई पिक्चर देते हो तो उस पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपके पास बैक पे रेफरेंसेस मौजूद है। जैसा कि ये रिसर्च आर्टिकल अभी मैंने आपके सामने ओपन किया, आपको भी नजर आ जाता है, इसमें जरा देखिएगा। मैंने यहाँ पे ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो है वो इसको हाईलाइट किया, अभी आपको दिखा देता है। तो ये सारी की सारी चीजें एविडेंसेस को डेवलप करने के लिए होता है। ये जरा सा भी मुश्किल काम नहीं है कि 4 से 5 पेजेस को रोजाना देखा और उनको जो है वो पढ़ा। ये देखिए ग्राफ आपके सामने अब आ चुका है। रिसर्च पेपर्स दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज आप उनके अंदर ये बता सकते हो जो बातें एसेज में है ना, अभी आप पढ़े, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो 2022 में ऐसा हुआ, 23 में ऐसा हुआ, एज इट हैज बीन मेंशन्ड बाय मीर शेरबाज इन हिज आर्टिकल क्लाइमेट क्राइसिस sparks billion in the losses from the extreme events। सिर्फ यही नहीं, बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये सारी की सारी ये देखो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए सारे का सारा डाटा जो है वो दिया हुआ है। अब हाल ये है कि जब आपके पास ये आर्टिकल आता है, इसको प्रिंट ले लो तो अच्छा है, वरना अपने पास अपना रजिस्टर ओपन करो, उसके ऊपर फैक्ट बुक की हेडिंग हो, उसमें क्लाइमेट चेंज का एक फोल्डर बना हो, उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड करते चला जाओ। एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर द पेपर, आपके पास आपकी अपनी फैक्ट बुक होगी। और जब आपके पास अपनी फैक्ट बुक मौजूद होगी, आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। आपको कम से कम कोई मसला ये नहीं होगा कि हाँ यार मुझे जो है वो देखना था, मुझे ये करना है। जी समझ आ रही है, पता चल रहा है जो बातें डिस्कस कर रहे हैं। मुझे जरा बताइएगा, इज इट क्लियर? चलिए, अब अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो इसी समय ये देखें ना, रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला जब मैंने आर्टिकल रिकमेंड किया, तो एक्सपेक्टेड है आपको आ सकता है। तो कम से कम आपके पास जो है वो कुछ मैप्स आ जाता है, आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे एआई से रिलेटेड रेगुलेशंस को अप्लाई कर दिया गया, किस किस तरह से चीजें मूव ऑन कर रही हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हम कूप 28 की बात करते हैं, तो कूप 28 में आपके पास कम से कम कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स मौजूद होते हैं कि यहाँ यहाँ से आप उठा सकते हो, ये आपके पास चार्ट्स हैं। ठीक है। अह, नहीं, आप हर पैराग्राफ में देख सकते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि इसकी जरूरत है। अच्छा जी, लास्ट पे हमारे दो तीन बातें, परसुएसिव लैंग्वेज। देखो, अगर आप अपने एग्जामिनर को परसुएड नहीं कर पाते हो ना, if you are not capable enough that you may present clear, precise and persuasive and persuade your examiner with your language, believe me,
You need to learn the art of practical strategies. If you are on the journey of competitive exams, but so far you have not explored the very term rhetorical strategies, it means you need to revisit it. और अगर अभी तक आपको नहीं पता कि यार ये रेट्रिकल होता क्या है, अगर आपकी लैंग्वेज को पढ़ते हुए इट इज नॉट अरोजिंग, इट इज नॉट हाईलाइटिंग ईथोस, पैथोस एंड लोगोस, जिसका मतलब है कि आपकी लैंग्वेज को पढ़ते हुए क्रेडिबिलिटी, इमोशनल अपील और लॉजिकल अपील नहीं लगती है, तो आप अपने रीडर को कभी परसुएट नहीं कर सकोगे। वह एक लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। आयशा ने खुदकुशी करने का इरादा किया, लेकिन क्या खुदकुशी इस मसले का हल है? ये कहते हुए उसने अपनी किताब खोली। मैंने एक चीज को हिट किया, वो इमोशनल अपील थी। अब आप अगली लाइनें पढ़ना चाहोगे, क्या है ये? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के केस में भी अब यही कहोगे कि पाकिस्तान ने खुदकुशी का इरादा किया। आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। Once again, Pakistan has knocked at the doors of IMF. Yeah, it is 24th time that we are knocking at the doors of IMF with our begging ball. When we will break this ball, so emotional appeal. 24 times आपने credibility को भी हिट कर दिया और लॉजिकल अपील कर रहा हूँ। अपने एग्जामिनर को वजह तो दो कि कोई वजह है कि मैं अपने ऐसे के अंदर इस ऐसे को पढ़ना चाहिए। और आप अपने ऐसे को जब स्टार्ट करते हो, जल्दी से बोलूंगा जरा नोट करते जाना अपने पास, कोटेशन के साथ, लेकिन कोटेशन इंतहाई रेलिवेंट, कोटेशन के साथ, फैक्ट के साथ, स्टैट के साथ, रेट्रिकल क्वेश्चंस के साथ, एंटीडोट के साथ, स्टोरी के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, पॉइंट के साथ, इनसे शुरू कर सकते हो। इन्हें हम हुक स्टेटमेंट कहते हैं। हुक स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि वो आपकी एथोस, पैथोस या लोगोस, यानी कि कम से कम वो क्रेडिबल होनी चाहिए। इमोशनल अपील करें तो बहुत अच्छा, अदरवाइज लॉजिकल अपील जरूर होनी चाहिए। चलो ढंग से समझने के लिए एक पैराग्राफ देखते हैं। एस्पिरेंट का मैंने पैराग्राफ पढ़ा, ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी बात है, अच्छा बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट है। इट इंक्लूड्स अ variety of food that provide nutrients to your body needs. Many healthy experts recommend eating fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins. A balanced diet can help you maintain a healthy weight and reduce risk of diseases. अब आप कहेंगे कि सर ये तो कोई पागल ही होगा जिसने इसको क्रॉस कर दिया, कितनी बुरी बात है। ये तो एग्जामिनर जानबूझ के ज्यादती कर रहा है कि उसने एक पैराग्राफ अच्छा खासा लिखा हुआ था, सर उसने क्रॉस कर दिया। ये ऐसा तो नहीं होता। ऐसा ही होता है जब उसने पहले बता दिया है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो भाई यहाँ पे उसने पहले सिरे से कहा हुआ है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज इस्तेमाल करो। उसने कहा कि आर्गुमेंटेशन को, एक्सपोजिशन को, डिस्क्रिप्शन को या नरेशन को यूज करो। और टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी आर्गुमेंटेशन, आपने नहीं अप्लाई किया। आपको फिर इस पे गिला नहीं करना चाहिए कि एग्जामिनर ने क्यों क्रॉस कर दिया। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं कि नीचे वाले ने कैसे किया। Eating a balanced diet is crucial for achieving optimal health and well-being. अब देखिए कुछ समझ में आना शुरू हुआ। पहले वाला इंपॉर्टेंट था, दूसरे ने उसी इंपॉर्टेंस की रीजन बता दी। इसका मतलब है कि अच्छा पैराग्राफ हुआ। देखो कोई ऐसा नहीं है, आप लोगों को दुनिया में इंसानों ने बड़े बड़े काम किए। एक जमाना था जब जहाज नहीं बनाना आता था किसी को, किसी ने कहा जहाज बनाओगे मर जाओगे, यार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहाज बनाया और उसके बाद दुनिया आज जो है वो आसानी के साथ ट्रेवल करते हैं। एक चीज मैं हमेशा पूछा करता हूँ कुछ एस्पिरेंट्स से, मुझे ये बताओ कि जहाज जो हवा में उड़ता है वो सबसे ज्यादा महफूज कहाँ पे है? रनवे पे महफूज है, या वो एयरपोर्ट पे महफूज है, या हवा में महफूज है? वो सबसे ज्यादा महफूज कहाँ पे, किस जगह पे है? एक जहाज जो है वो एयरपोर्ट पे खड़ा महफूज है या हवा में उड़ता हुआ महफूज है? वो सिक्योर कहाँ पे है? एक सवाल है मेरा आप सबसे, जरा मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो है वो सिक्योर किस जगह पे है? जब वो हवा में उड़ रहा होगा तब, या जब वो एयरपोर्ट पे रहेगा तब? वेरी गुड असगर, शाबाश। वो एयरपोर्ट पे जो है वो महफूज है। लेकिन क्या वो एयरपोर्ट पे खड़ा होने के लिए बनाया गया था? क्या वो इसलिए बनाया गया था कि वो एयरपोर्ट पे खड़ा खड़ा रहेगा और वहीं से आगे चलेगा? आंसर इज नो। एक बस सबसे ज्यादा महफूज कब है? जब वो अपने बस स्टॉप पे खड़ी होगी
या वो जब सड़क पे चल रही होगी, कहाँ पे महफूज है वो? बस स्टॉप पे, टर्मिनल पे महफूज है। लेकिन वो टर्मिनल पे खड़ी होने के लिए नहीं बनाई गई थी, वो चलने के लिए बनाई। उसे हादसा पेश आएंगे, लेकिन हादसे का मतलब ये नहीं है कि बसें चलना रुक जाए। हादसा का मतलब ये नहीं है कि जहाज जो है वो, इब्राहिम जो है वो चला गया, इब्राहिम रईसानी जो है वो ईरान का चला गया तो जहाज चलना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। देखो ये बातें हैं कि ये वाला ऐसे जब तक लिखते रहोगे तब तक तुम रनवे से निकल ही नहीं रहे हो, तब तक तुम बस स्टॉप छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तब तक तुम ये चाहते हो कि मैंने यहाँ से निकलना नहीं। कंफर्ट जोन को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक दफा तोड़ देते हो ना, तब एक दफा तोड़ते तो रास्ते ऊपर मिलते चले जाते हैं। ये क्यों कहते हो मुझे नहीं समझ में आता कि आ, क्यों हम ये कह रहे होते हैं कि यार वो फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है। जब आप फलां जैसे करोगे, आपका, हमारे आइडियल्स क्या होते हैं, जो ऐसे लोग जो 30 35 40 नंबर लेके पास कर देते हैं, हम समझते हैं कि यही हमारा वो आइडियल था और यही सबसे अच्छा है। 40 नंबर लेने वाला ग्रेस मार्क्स लेके पास हुआ हुआ स्टूडेंट होता है। फॉर गॉड सेक आप आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन पर फोकस कीजिए, इनको समझे। तो जब आपने बात की रिन्यूड, कि हमारे पास renowned nutritionists consistently emphasize the diet rich in fruits, vegetables, whole grains। अब एक एक चीज पे हमने बात की। अब यहाँ पे देखिएगा, इमेजिन द प्रोफाउंड डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये मैं आपको शेयर करूंगा ये फाइल ना, ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ सको, देख सको, आपको पता चलेगा यार अच्छा ये आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन है। फिर जब देखिएगा खुद से क्वेश्चन पूछिएगा, यार मैं आज तक जो लिखता चला जा रहा हूँ, या जो मैं आज तक लिखता गया हूँ, क्या वो आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन या किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल करता है जो मेरे एग्जामिनर को चाहिए था? जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने परसुएट करना है, परसुएट करना, एक बच्चा जब अपनी माँ को बता रहा होता है ना मुझे दूध पीना है, मुझे कुछ चीज चाहिए, वो रोता है, वो इमोशनली उसे ब्लैकमेल करता है, परसुएट करता है, वो बताता है कि इम्पोर्टेंस इसकी है क्या। आप यहाँ पे रो के नहीं उसे परसुएट करोगे, आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ करोगे, आप इथोस को हिट करोगे, आप रिपोर्ट्स के साथ उसे बताओगे कि हाँ मुझे पता है। यू विल मेक इट श्योर कि आप उस बंदे को ये बता रहे हो तो जनाब मैंने इन चीजों को पढ़ रखा है और आपको मुझे पास करना पड़ेगा। सेवन मोस्ट इंपोर्टेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब जरा पहली चीज देखिएगा, यहाँ पे पहला पैराग्राफ बच्चे ने लिखा। बच्चा बहुत मुतमिन है कि मैंने बड़ा जबरदस्त लिखा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर मेनी रीजंस। अब आ, ठीक है, मैनी रीजंस लिख ही दिया तो शायद कोई एक आध रीजन भी लिख दो, या लिख दो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, या लिख दो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, फॉर इमोशनल वेलबींग, या कम से कम ओवरऑल वेलबींग लिख दो। फॉर मेनी रीजंस क्या होता है, इट कैन हेल्प विद द वेट लॉस। वंस अगेन यहाँ पे फर्स्टली सेकेंडली थर्डली होना चाहिए था। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। ठीक है, एक्सरसाइजेज इंक्रीज एनर्जी लेवल्स। अभी आप वेट लॉस पे बात कर रहे हो, अभी बात करते करते आप मेंटल हेल्थ पे पहुंच गए हो, अभी बात करते करते वजह होती है एग्जामिनर फेल करता है। मान लें इस बात को, और इन चीजों को अपनी लाइफ में से रिड्यूस कीजिए। अब अगली लाइन क्या है, पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली ऑफन हैव बेटर स्लीप। अभी आपने एनर्जी की बात की, अब आप स्लीप पे पहुंच गए। अब आपने बता दिए कि क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क जो है वो कम होता है। ऐसे नहीं चलता, सिर्फ सही दो चार सेंटेंसेस लिखने में से ही पास नहीं होता। अब पास कैसे होता है जरा देखिएगा। हमारे पास, ये देखिएगा, एक्सरसाइज offers a multitude of benefits that contribute to overall well-being. Firstly, engaging in regular physical activity। अब फिजिकल एक्टिविटी जो है, यहाँ पे हमारे पास टू मैनेज एंड लूज, क्या है, वॉइस, वॉइस ठीक है यार, देखिएगा ऐसा, एज इट बर्न्स कैलोरीज एंड बूस्ट मेटाबॉलिज्म। मोर ओवर एक्सरसाइज हैज परफॉर्म्ड मेंटल बेनिफिट्स। अब ये वाली जो चीजें हैं ना, ये यहाँ पे हमारे एक एस्पिरेंट मौजूद है उस्मान तारिक साहब, लाइक मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया करता हूँ, बहुत कम से देर में ना, बहुत कम वक्त में इन्होंने ना इन चीजों को अप्लाई किया कि इन्होंने कनेक्टिविटी और कोहेजन को जो है वो मेंटेन किया।
शायद इन्होंने 5 5 6 6 घंटे लगाए और इन्होंने माशाल्लाह से बड़े अच्छे से इम्प्रूव किया। सो कीप इट अप। एक लाइन दूसरी लाइन के साथ लिंक नजर आनी चाहिए, तो जनाब ये है। फिर उसके बाद एडिशनल, ये पिछले से लिंक है। फिर इसके बाद फर्दर मूव, ये पिछले से लिंक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंटली ये इससे लिंक है। आपका सारे का सारा जो पैराग्राफ है वो कोहेसिव होना चाहिए। ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को सेट डाउन करता है। और लास्टली आपके पास आपका कंक्लूजन आ जाता है। जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो I was evaluating an essay early in the morning today, and let me tell you the real story actually. The essay was wonderful. The outline was just wow, and the outline, the aspirant, he has mentioned a lot many references. He quoted a lot many, not only the writers of different books, but the scholars were there. I was about to award him 47 marks because so far I didn't mingle with the conclusion. But once I was at conclusion, the 47 marks, miraculously converted into 27. What what is the reason of this drastic change? First of all, you need to understand your essay, and particularly your competitive exams. They do not need conclusion. Please focus on my words. आपके एग्जाम्स में यू डू नॉट नीड कंक्लूजन, जरूरत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन की जरूरत है। और अगर अभी तक आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड का नहीं पता है और आप एक सादा सादा कंक्लूड करते हो तो छोड़ दीजिए। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन चाहिए हमें, सिर्फ कंक्लूजन नहीं चाहिए। आप कंक्लूड करते हो बात को जैसे इसने कंक्लूड किया। कैसे कंक्लूड किया तो देखिएगा। Pollution is major problem in many cities. It affects air quality and clean and can harm people's health. Reducing pollution requires actions from both individuals and the governments. Many cities are working on solutions to address pollutions. What sort of conclusion it is? It may be a conclusion, but it is not a strong conclusion, and it was not the requirement of the examiner. अब होना ये चाहिए था कि भाई पोल्यूशन जो है वो थ्रेट्स देता है हमारे पास। चूंकि कंक्लूजन है तो हम किसी भी रेफरेंस को डायरेक्टली, किसी नाम को, किसी रिपोर्ट को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये बताएंगे, क्योंकि पूरे ऐसे में हमने रिपोर्ट्स मेंशन कर दी हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो रिस्पायरेटरी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को सपोर्ट करता है। इंडिविजुअल और गवर्नमेंट्स दोनों को कोलैबोरेट करना चाहिए। हमें इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हम विदाउट एनी रीजन बहुत वेग वेग सी बातें करते चले जाएंगे तो ये एक वीक कंक्लूजन हो जाएगा, और ये वीक कंक्लूजन क्या लगेगा। हाँ, मेरा नाम क्या है? चलिए मैं आपको एंड में अपना नाम बताता हूँ। ठीक है जी, कोई नाम लिखते मेरा प्लीज, जो स्टूडेंट है हमारे। अच्छा, ये हमारे पास बातें हैं आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन की, और ये हमारे पास एक आर्ट है। जबकि हमारे पास जो है इस तरह की 4 आर्ट्स हैं टोटल, जो हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सिंग बेसिकली है। ये फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस हैं हमारे पास। एक्सपोजिशन, हमारे पास आर्ग्यूमेंटेशन, हमारे पास डिस्क्रिप्शन और नरेशन है। और अगर आप तीनों को नहीं भी समझ पाते हो, सिर्फ एक को ही समझ के अप्लाई कर देते हो, तो आप अपने ऐसे में 60+ पे चले जाते हो। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ, मुझ समेत किसी भी पाकिस्तानी टीचर की, मेंटोर की किसी भी बात पे कभी ट्रस्ट नहीं कीजिए। अपने नॉलेज को वसी कीजिए। ऐसे वाज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, ऐसे इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, एंड ऐसे विल नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ऐसे को अगर समझना है तो कुछ किताबें हैं उनको पढ़िए। ऑन राइटिंग वेल को पढ़ लीजिए, एकेडमिक राइटिंग को पढ़ लीजिए, रेमंड मर्फी को पढ़ लीजिए, इन तमाम लोगों को पढ़िए। मैं अगर कह रहा हूं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हु आई एम टू गाइड यू। ठीक है, मैं पीएमएस के एग्जाम्स को इवेल्युएट करते करते मुझे जो है ये पता चला, मुझे कमीशन ने बता दिया कि हम ये रूब्रिक्स को फॉलो करेंगे,
बट ये वही बातें हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत से लोग अपना जब स्टूडेंट बेच रहे होते हैं तो वो बता देते हैं, कुछ कहते हैं सीरियस से थीसिस स्टेटमेंट की जरूरत है ही नहीं। और उनसे भी बेवकूफ वो लोग होते हैं जो ये मान लेते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट की जरूरत हाँ है और या हाँ नहीं है। हु ही इज टू गाइड यू? आपका पेपर वो इवेल्युएट नहीं करेगा। आपका पेपर जिसने इवेल्युएट करना है वो भी आपको गाइड नहीं करेगा। आपको देखना है, सर्च करना है, गूगल इज देयर। आप सिंपली जाइए और उससे पूछिए कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। आप ब्रिटेन की, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को देखिए, लोगों ने इसके ऊपर थीसिस किए हुए हैं, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। आप वहां से देखिए। आपको कौन बता सकता है कि प्रेसी का टाइटल उसके नीचे जो है वो लिखना चाहिए, जबकि आज तक जिंदगी में कभी आपने कोई ऐसी राइटिंग नहीं देखी होगी कि यहाँ पे जो है वो ओपिनियन शुरू हो जाए और टाइटल उसके एंड पे नीचे आप तलाश करो। आपको किसने बताया कि आप जब अपने ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इंट्रोडक्शन के नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करनी है? सो हमारे पास इन तमाम चीजों के लिए मैं किताब रिकमेंड करूंगा, एकेडमिक राइटिंग उससे जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, आपको पता चल सके। हमें ऐसे को पास करना है, ऐसे के तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अगर हम नहीं करेंगे, ये सफर हमारा कभी खत्म नहीं होगा, हम उसी ऑस्किलेशन में चलते रहेंगे। इन बातों को सूनर और लेटर आपको बैरिक अप्लाई करना पड़ेगा। इन्हें जितनी जल्दी हम अप्लाई कर लें उतना ही बेहतर है। और 3 रिसर्च आर्टिकल्स के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। पहला, क्लाइमेट क्राइसिस स्पार्क्स बिलियंस इन लॉसेस फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट्स, जो कि कल आपने पढ़ के आना है। कल की क्लास में मैं ऑब्वियसली इस पे आपसे डिस्कशन और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट यू हैव लर्नड आफ्टर रीडिंग दिस। हमारे फिर थर्सडे को होगा वो हमारे पास ये वाला आर्टिकल होगा। और नेक्स्ट वीकेंड पे फिर मैं आपको मजीद कुछ असाइन कर दूंगा। ये सारे के सारे आर्टिकल्स मैंने आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वहां पे भी अपडेट कर दिए हैं। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे क्लास नोट्स हैं इसमें है। और मेरा ख्याल है कि नोट्स की बजाय ये चला गया होगा हमारे पास यहाँ पे ऐसे का कोई फोल्डर होगा, ऐसे के फोल्डर में। अच्छा जी, यहाँ पे इंग्लिश ऐसे आ गया। और ये रहा जी रिसर्च आर्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपडेट कर दिया है इसको, मैंने जून 2024 के फोल्डर में कर दिया है। आपके ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तीनों के तीनों आर्टिकल वहां पे मौजूद हैं। ठीक है। और अगर जो पिछले आर्टिकल्स किसी ने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उनको भी देख लीजिएगा। और अगर आप इनको साथ साथ नहीं देखते हो तो ये काफी मसला हो जाएगा। यानी मई के महीने के जो आर्टिकल्स हैं वो ये हैं, मई में जो मैंने रिकमेंड किए थे। और मई में जो लास्ट में मैंने 20 to 30 मई वाले थे, इनको जरूर देखिएगा। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इनको भी देखिएगा। नहीं, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। सो लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। किसी और का भी क्वेश्चन हो तो अपना या तो हैंड रेज कर सकता है या वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। जी प्लीज, माइक ओपन कर दिए। सर जैसे मैं नहीं, सबटाइप्स के डिस्कशन में ये pardon me, Naeem, I'm unable to get anything from your side. Please do confirm in the chat box this person is audible. Name sir, I think there is something wrong, Naeem. Maybe you need to recheck your mic. Mm, And then you can talk about, you can add different discourses. You can either go for art of argumentation, you can add exposition, narration, तो different हो सकते हैं। आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया है चैट बॉक्स में। अच्छा जी, अब हम लास्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। लास्ट एक्टिविटी आपको पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई कहानी नहीं है जिससे आपको ये याद करवाने हैं। एक्टिविटी ये है कि आपने इन वोकैबुलरी के वर्ड्स को देखना है, और आसान आसान से वर्ड हैं, और उसके बाद हमने क्विज में से गुजरना है। ठीक है। तो पहले देखते हैं। तो अगले 5 मिनट में जो थोड़ा एक्टिवली रहेगा, 5 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी। तो जब हम 5 मिनट फोकस कर लेंगे तो हमें ये 19 वर्ड्स याद रह जाएंगे। कहानी आज कोई नहीं है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फेलन का मतलब होता है कि जो बंदा क्राइम कर रहा होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, उसे हम फेलन कहते हैं। मान लीजिए कि किसी को कत्ल किया एंड ही इज देयर इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएसए, वो फेलन होगा। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि
वायलेंट अपराइजिंग, कि किसी को जो है वो मोटिवेट करना कि गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाए, वो इंस्ट्रक्शन होता है। हश मनी, हश मनी जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी भी पर्सन को रकम अदा करता है कि तुमने जो है वो मुझे बचाना है, तुमने मेरा कोई राज अफशा नहीं करना, तुमने फॉर एग्जाम्पल यूं कह लीजिए कि किसी ने बेनजीर भुट्टो को कत्ल करवाया, अब जो कातिल को जो रकम दी जाएगी वो हश मनी होगी, सीक्रेट छुपाने के लिए। हम जूरी, हम जूरी का मतलब होती है जब जूरी जो है वो डिवाइडेड होती है, एक ही चीज में मुत्तफिक नहीं होती। स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट एक ऐसे स्टेट को कहते हैं जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के इक्वल वोटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एक जगह है, एक स्टेट है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी वोटर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं। जनरली हम बड़े भाइयों से लेते हैं, आह, नहीं असल में ये किसी और काम के लिए होती है। इसको जरा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन कहते हैं किसी चीज को खींचना। जैसे बच्चे होते हैं, छोटी सी गाड़ी को पकड़ के खींचते रहते हैं किसी सरफेस के ऊपर, किसी जगह पे, वो ट्रैक्शन होती है। अच्छा जी, एक कहानी बनाते हैं मिलजुल के, ताकि अभी के अभी याद हो जाए। मैं अभी बना रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे आप भी इसको याद करेंगे। कातिल अमेरिका के अंदर, ये यानी कातिल या फेलन जो है वो अमेरिका के अंदर लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, यानी लोगों को कह रहा था कि चलो जो बाइडेन के खिलाफ एक एहतजाज करते हैं। ऐसा लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अच्छी खासी हर्ष मनी पे की है, जिसकी वजह से वो जो बाइडेन के खिलाफ उनको अप्रेज कर रहा था, उन्हें बगावत पे उकसा रहा था। जैसे ये मुकदमा जूरी के पास जाता है तो जूरी भी उसका फैसला करते हुए हंग जूरी में बदल जाती है, यानी एक फैसला कर नहीं पाते। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का काफी प्रेशर था। और तो और जो स्विंग स्टेट्स, यानी दो तीन मामला बढ़ता है, मुख्तलिफ रियासतों में फैलता चला जाता है, और हर जगह से मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ वोटर्स निकल आते हैं। कुछ उसको कातिल को सपोर्ट करते हैं, फैलन को सपोर्ट करते हैं, और कुछ उसके खिलाफ हैं। लेकिन वो समझता है कि वो जो काम कर रहा है, यानी लोगों को बगावत पे उकसा रहा है, वो ट्रैक्शन जो है, वो खींचना, वो पुल करना, वो जारी रखेगा। मामला और बिगड़ता है और एक पॉइजन जज के पास जाता है। पॉइजन कहते हैं जो चीफ जस्टिस से निचले रैंक पे जज होता है, उसके पास जाता है। जज साहब कहते हैं कि ये जो डिस्पेंसेशन है, ये जो पर्सन है, ये जो हमारे पास आया, ये जो फैलन है, इसका ताल्लुक एक डिस्पेंसेशन से है, एक पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मुझे लगता है कि अगर हमने इसके खिलाफ कोई फैसला दिया तो इसके बचाने वाले, इसके सॉलिसिटर, इसको सॉलिसिट करने वाले जो रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको माफ कर दिया जाए, वो भी आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे पास एक नया टिंडर बॉक्स, टिंडर बॉक्स किसी चीज को आग लगा देना, कि एक नया जो है वो टिंडर बॉक्स मुल्क के अंदर ओपन हो जाएगा। तो हमने 10 वर्ड्स याद किए। क्या कोई ऐसा जीनियस है जिसे ये 10 से 10 याद हो गया? फैलन, इंस्ट्रक्शन, हशमनी, हंजूरी, स्ट्रिंग से, ट्रैक्शन, पॉइजन, डिस्पेंशन, सॉलिसिटिंग एंड टिंडर बॉक्स। ah we have one genius person, साकिब। अच्छा, बहुत ज्यादा। मामला बढ़ता चला जाता है। पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर एक बैलीहुड, बैलीहुड यानी एक शोर बर्पा हो जाता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये अदालत में क्या मामला चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई, कुछ लोग ऐसे हैं जो कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक सप्री है, सप्री कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो वालहाना सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल वालहाना तौर पर उसके खिलाफ है, सप्री चल रही है। ऐसा लगता है कि ये जो कातिल है, ये शायद इसके करेक्टर में ये कोई पागल है, ये हिला हुआ है कि जो लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ उकसा रहा है, और साथ में कोर्ट के अंदर मुकदमात भी लड़ रहा है। शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाइबल है। फॉर्ट्यूटिसली, आप बाय चांस, अचानक से ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कैसे कामों को अनगिनत बहुत दफा, अनगिनत बहुत दफा, बेशुमार दफा कर चुका है, यानी ऐसे ड्रामे जो है, और ये सच है। डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में एक
प्रोस्टिट्यूट जो है पोर्न स्टार है उनके साथ चक्कर चला और उन्होंने हश मनी उसको पे की हुई थी। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प की एक लंबी फहरिस्त है, अनटेंथ टाइम जो है वो ऐसे गलत हरकत करता करता है। तो उसने कहा कि यार मैं लगता है कि वो ऐसे कामों में बार बार सपोर्ट करता रहा। बॉलीवुड मुल्क के अंदर एक नॉइस बढ़ता है, कुछ लोग जो सपरी है जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इस शख्स के दिमाग में कोई फॉइबल है, या इसको सपोर्ट करने वाले जो है वो फॉइबल है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है। फॉर्ट्यूटसली मौका महल देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी खुल के इसे सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा लगता है कि हम टेंथ टाइम्स, अब टेंथ बहुत दफा वो ऐसे पहले भी कर चुका है, लेकिन अब की दफा डोनाल्ड ट्रंप बड़ी डफ्टली, बड़ी नीटली, स्किलफुल वे में इसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस चीज ने डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी, उसके करेक्टर को चार्ड कर दिया, जला दिया, उसको रिस्पेक्ट जो है वो जाती रही। और अब की दफा जो है ऐसा लगता है कि एबोमिनेबल एक एक रेवोल्यूशन आएगी, मॉरल रेवोल्यूशन, जैसे शायद जो है वो यूफेमिज्म एक माइल्ड और इनडायरेक्ट वे में फिर से कवर करना है। चलिए क्विज की तरफ चलते हैं। Which term refers to the serious crime in the USA? पहला क्वेश्चन, B. Very good. It's spelling. What is the meaning of instruction? Great. What does hush money refer to? थ्री का बताइएगा. What does hush money refer to? थ्री का B है. What is hung jury? Hung jury. अब मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले देता है आंसर इसका. What is hung jury? इंफ्रा ने दिया. फोर का C, divided jury. Which term describes states where two political parties have equal voters? फिफ्थ का साइन ने दिया A, swing states. Very good. What is traction? What is traction? What is traction? साकिब साहब ने दिया. ग्रेट, साकिब का आंसर बिल्कुल ठीक है, B. What does poison denote? क्या हो जी? सेवन का A मैंने बताया, सेवन का B. साकिब का आंसर बिल्कुल ठीक है. A judge of superior court inferior in rank to the chief justice. What is dispensation? क्विकली क्विकली, डिस्पेंसेशन का क्या मतलब होता है? एट का क्या होगा? डिस्पेंसेशन का क्या मतलब होगा? डिस्पेंसेशन. सेवेंथ का बी. ग्रेट. एट का बी. ओ यस, अ पॉलिटिकल, रिलीजियस, अ सोशल सिस्टम. व्हाट डज सोलिसाइटिंग मीन? क्या उसने सोचा था? जज ने कहा था मैं फैसला कर दूंगा, लेकिन लगता है कि कोई ना कोई आ जाएगा. क्या होगा? नहीं मैडम, इंस्टा दोबारा देखते हैं. व्हाट डज, यस साइन, इट इज अप्रोच विद द रिक्वेस्ट सर. व्हाट इज टिंडर बॉक्स? टिंडर बॉक्स. टेंथ का बताइए. टेंथ. क्या था? एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा. Yes, Roha, very good. It's a thing that is readily ignited. What does ballyhood refer to? क्या हो रहा था पूरे के पूरे मुल्क में? लोग जो है वो बात कर रहे थे, क्या हो रहा था? B. Noisy attention, demonstration or talk. अच्छा, सप्री का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना. अब what does foible mean? क्या शक हो गया था लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कि इस किस पे मसला है? थर्टीन का. थर्टीन का A minor weakness in character by chance rather than intention causing moral revelation. A ऐसा कि इसका ठीक होगा. What is the meaning of fortuitously?
जी 14 का देखिए। नहीं जी, 14 देखते हैं किसको पता है। 14 का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fortuitous? Very good, Ahmed. It's D, by chance rather than intention. What does umpteenth imply? क्या होगा उसे? umpteenth का क्या मतलब होगा? जल्दी जल्दी 15 का C. Great, Abdul. In what manner does one act deftly? G. In a way that is neatly, skillfully, and quick in movement. Okay. What is the definition of charred? क्या था जी charred? फिर उसका टेक्सचर जो है वो पूरे मुल्क में क्या हुआ? Burnt or blackened. Great. अच्छा जी, what does abominable signify? 18 का B, causing moral revolution. What is euphemism? Great. अच्छा जी, इसके सेंटेंसेस भी मौजूद हैं, इन सेंटेंसेस को भी पढ़ लीजिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ख्याल रखिएगा जी अपना। एंड इन केस आपका कोई भी कंसर्न क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोई किसी किस्म का सवाल आपका माइंड में हो, आई एम अवेलेबल फॉर द क्वेश्चंस। मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू। मेरा नाम जो पूछ रहे थे, माय नेम इज प्रोफेसर डॉक्टर अनम मुबस्सिर रजा। आई एम इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिन्होंने क्लास का लिंक भेजा होगा ना, आप उनसे इंट्रोडक्शन लीजिएगा, वो फिर बता देंगे। ख्याल रखिए अपना। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मुलाकात होती है आप सबकी क्लास में। ढेरों दुआएं। खुदा हाफिज। जी कीप शाइनिंग। सिद्दुल हसन, थैंक यू अब्दुल। खुदा हाफिज।